हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के काल को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजकीय केंद्र के बारे में। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अस्पष्टता मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई थी। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे महानवमी डिब्बा के बारे में। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अतल क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। तो इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार ऊर्ध्वाधर उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा यानी दशहरा उत्तर भारत में कहा जाता है और दुर्गा पूजा बंगाल में कहा जाता है तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में कहा जाता है के महानवमी यानी शाब्दिक अर्थ महानमा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज का प्रदर्शन करते थे। यानी महानवमी के अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश डुमुग्यूपिस संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में वह लिखता है। तो डुमुग्यूपिस लिखता है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल है। यह है महानवमी डिब्बा का चित्र। यहाँ पे महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन के बारे में। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस यानी कमल
महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस काज के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार नाम मंदिर से जाना, संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित थे। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बलि और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज के संरक्षण देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यस्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिर का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध यानी हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपरा को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ आ जाते थे। आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोपुरम और मंडप के बारे में। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक है थी शामिल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं